गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राजेश कुमार आप सभी का माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार मैथ्स पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और ये आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को अपने घर से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज अब तक हमने वेक्टर का जो बेसिक नॉलेज लिया है, अब हम वेक्टर के अदिश गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे कि यदि हमारे पास दो सदिश हों तो हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल कैसे करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑब्लिक डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मान लीजिए हमारे पास दो सदिश वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैं। हमारे पास दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, तो इनके अदिश गुणनफल को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से व्यक्त करते हैं। यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इनके अदिश गुणनफल को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से व्यक्त करते हैं। यहाँ हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य डॉट का उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट को हिंदी भाषा में बिंदु कहते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम बिंदु गुणनफल है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको दो सदिश दिए हुए हों और कह दे इनका बिंदु गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आपको वहाँ इनका अदिश गुणनफल करना होगा। दो सदिशों के अदिश गुणनफल से सदैव अदिश राशि प्राप्त होती है। हम जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल करेंगे तो उससे हमें एक अदिश राशि प्राप्त होगी, इसीलिए इसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं। दो सदिशों के अदिश गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव इनके क्षैतिज घटक को व्यक्त करता है। इन सदिशों के क्षैतिज घटक को व्यक्त करता है। आइए समझें कैसे। मान लीजिए हमारे पास में दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके मध्य का कोण थीटा है। तो मैं आपसे कहूं वेक्टर ए का क्षैतिज घटक क्या होगा, तो वेक्टर ए क्षैतिज के साथ यानी स्वयं के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है, और हम जानते हैं कि क्षैतिज घटक में कोस आता है, तो क्या बन जाएगा, वेक्टर ए का परिमाण cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1। इट मीन्स वेक्टर ए का क्षैतिज घटक हो जाएगा वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का क्षैतिज घटक थीटा की ओर वाला घटक होता है, क्षैतिज घटक वो कोस से आता है, तो क्या बन जाएगा, वेक्टर बी का परिमाण कोस थीटा। आप सोच रहे होंगे यहाँ हम परिमाण क्यों ले रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि क्षैतिज घटक जो है वो एक अदिश राशि होती है। यदि हम वेक्टर ए और वेक्टर बी लेंगे तो यहाँ सदिश राशि प्राप्त होगी। अदिश राशि लेने के लिए हमें इनका परिमाण लेना होगा। फिजिक्स में आपने जैसा पढ़ा है, मान लीजिए 5 है और ये थीटा 45 डिग्री है। थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो आप इसके क्षैतिज घटक को, 5 के क्षैतिज घटक को यानी थीटा की ओर वाले घटक को बोलते हैं 5 cos 45। 5 गुणा 1/√2, 5/√2 कैसी राशि है, अदिश राशि। तो क्षैतिज घटक कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, इसलिए हम यहाँ वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण लेते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण कोस थीटा इनके क्षैतिज घटक है। और बेटा जी यही किसका फॉर्मूला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला है, जो आपको याद रखना है कि यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तथा इनके मध्य का कोण थीटा हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण कोस थीटा। वेक्टर ए के परिमाण को आप ए, वेक्टर बी के परिमाण को आप बी से लिख सकते हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ए बी कोस थीटा। क्या कह सकते हैं, ए बी कोस थीटा। यहाँ हमने देखा कि
यहाँ से हम cos थीटा का मान निकालना चाहें तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसके ऊपर। इक्वेशन है सेकंड, cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण। हमने पढ़ा है कि वेक्टर ए में वेक्टर ए के परिमाण का भाग देने पर तो ए कैप डॉट वेक्टर बी में वेक्टर बी के परिमाण का भाग देंगे बी कैप। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ए कैप डॉट बी कैप। यानी हमें यदि कहीं ए कैप डॉट बी कैप प्राप्त हो तो हम उसकी जगह पे cos थीटा लिख सकते हैं। अब हमने ये देखा कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल थीटा पे डिपेंड करता है, तो बेटा जी हमें ये देखना है कि थीटा का मान क्या क्या संभव हो सकता है। तो याद रखिएगा, थीटा का मान 0 या 0 से अधिक तथा 180 डिग्री या 180 डिग्री से कम होता है। कैसे? एक बार कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उससे हम इस बात को समझते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी इस प्रकार है और यहाँ एंगल थीटा है। मैं आपसे पूछूं, बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य का कोण कितना है? तो आप सोच रहे होंगे कितना है, थीटा। लेकिन बेटा जी मैं आपको बता दूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा नहीं है। आपने ध्यान ही नहीं दिया कि दो सदिशों के मध्य जब हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो या तो दोनों सदिश बाहर की ओर निकलते हुए होने चाहिए या दोनों सदिश अंदर की ओर निकलते हुए होने चाहिए। अंदर की ओर आते हुए या बाहर की तरफ जाते हुए होने चाहिए, अर्थात दोनों सदिश सह आदिम सदिश होना चाहिए। इनका प्रारंभिक बिंदु देखो, दोनों का वेक्टर ए और वेक्टर बी का प्रारंभिक बिंदु यही है। क्या यहाँ ऐसा है? नहीं, यहाँ वेक्टर ए का प्रारंभिक बिंदु तो ये है, लेकिन वेक्टर ए बी का प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, ये तो अंतिम बिंदु है, तो ये सह आदिम सदिश नहीं है। तो फिर कोण क्या होगा? हमने पढ़ा था कि किसी भी सदिश को हम अंतरिक्ष में कहीं भी घुमा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसका परिमाण और उसकी दिशा समान रहनी चाहिए। परिमाण यानी सदिश की लंबाई, दिशा यानी तीर का चिन्ह। यहाँ इस सदिश को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ चिपकाऊं, परिमाण उतना ही रहना चाहिए, अर्थात लंबाई उतनी ही रहनी चाहिए, और दिशा इधर जा रहा था तो इधर ही होनी चाहिए। तो ये वेक्टर बी है, तो इस सदिश को भी हम क्या कहेंगे, वेक्टर बी। अब ये दोनों सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी सह आदिम सदिश हैं, इनके मध्य का कोण जो होगा वो ये होगा। तो ये कोण कितना है? ये टोटल एंगल कितना है बेटा जी, पाई। तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। तो अब आपका जवाब क्या होगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, तो थीटा मत कहना बेटा जी, कितना है, पाई माइनस थीटा है। क्यों? क्योंकि कोण मापते समय दोनों सदिश कैसे होने चाहिए, सह आदिम सदिश होने चाहिए, अर्थात या तो दोनों सदिश बाहर की ओर निकलते हुए हों या दोनों सदिश अंदर की तरफ आते हुए होने चाहिए। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखें, फिर इसका मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 180 कैसे हुआ। मान लीजिए वेक्टर बी घूम करके वेक्टर ए के ऊपर आ जाए, अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएं, तो दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना होगा? आप देख सकते हैं कितना होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। यहाँ 0 डिग्री होगा तो यहाँ 0 रखते क्या बनेगा, पाई माइनस 180, सॉरी पाई माइनस 0 अर्थात पाई। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 180, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। हमने अब तक ये डिस्कस किया, उसको हम रिपीट कर रहे हैं कि यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो तो इनके अदिश गुणनफल को हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दो सदिशों के अदिश गुणनफल से सदैव, कौन सा देव, सहदेव, जीटी कॉलेज वाले सहदेव जी, दो सदिशों के अदिश गुणनफल से सदैव अदिश राशि प्राप्त होती है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव इनके क्षैतिज घटक को व्यक्त करता है। अब आप
क्षैतिज घटक को व्यक्त करता है, तो हमने पढ़ा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण कोस थीटा। बेटा जी अगर आपसे कोई ये पूछे कि अदिश गुणनफल में कोस ही क्यों आता है, साइन क्यों नहीं, तो उसका जवाब आप क्या कहेंगे कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल इनके क्षैतिज घटक को व्यक्त करता है और क्षैतिज घटक में कोस आता है न कि साइन, इसलिए यहाँ कोस आया। तो यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण। ये हमें फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि अदिश गुणनफल का मान थीटा पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, थीटा। थीटा के अलग अलग मानों के लिए अदिश गुणनफल का मान भी अलग अलग होगा। तो आइए हम थीटा के कुछ विशेष मानों पे हम चर्चा करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला था हमारे पास में, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण कोस थीटा। केस फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो अर्थात दोनों सदिश क्या हो, ध्यान दें समझें। थीटा का मान 0 डिग्री कब होगा, जब ये वेक्टर बी घूम करके वेक्टर ए के ऊपर आ जाए, अर्थात इस प्रकार से हो जाए। और यदि इस प्रकार से होंगे तो दोनों सदिश आप देख रहे हैं कैसे होंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, दोनों सदिश कैसे होंगे, समांतर होंगे। अर्थात दोनों सदिश कैसे हों, समांतर हों। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यदि कोई दो सदिश समांतर हो तो उनके मध्य सदैव 0 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ चूंकि कोस घटक का यूज हो रहा है तो हम कोस 0 डिग्री की बात करें तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1। तो क्या बन जाएगा अदिश गुणनफल, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण कोस 0, 1। उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास में रिजल्ट आया कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो दोनों का अदिश गुणनफल जो है वो इनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम बात करें क्या वेक्टर ए और वेक्टर ए के मध्य भी 0 डिग्री का कोण होगा। तो याद रखिएगा दो समान सदिशों के मध्य सदैव 0 डिग्री का कोण होता है। कोई भी दो सदिश समान हो तो उनके मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। ध्यान दें यहाँ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी की जगह भी वेक्टर ए का परिमाण। और आप जानते हैं परिमाण तो अदिश राशि होती है, तो हमने क्या जानते हैं 2 गुणा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। वैसे ही वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर ए का परिमाण क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या होगा, वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर। बेटा जी रिजल्ट आपको याद रखना है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में काम में आएगा। क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। सिमिलरली वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर। अब हम बात करें अक्ष अक्ष की दिशा में इकाई सदिश आई कैप होता है। इकाई सदिश क्या होता है, आई कैप। तो क्या आई कैप के समांतर होगा, बिल्कुल। तो आई कैप और आई कैप के मध्य का कोण भी कितना होगा, 0 डिग्री। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होगा, आई कैप के परिमाण का स्क्वायर। और आई कैप का परिमाण कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1, जे कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप के परिमाण का स्क्वायर। और जे कैप का परिमाण भी कितना हो गया, 1।
तो क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार के कैप डॉट के कैप बराबर भी कितना होगा 1। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर। ये हमने केस फर्स्ट डिस्कस किया कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी है। केस सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो अर्थात दोनों सदिश परस्पर कैसे हो, ध्यान दें। थीटा बराबर 90 डिग्री कब होगा, जब ये वेक्टर बी घूम करके इस प्रकार से आ जाए। इस स्थिति में दोनों के मध्य का कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री। और दोनों सदिश परस्पर कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, लंबवत, अर्थात दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों। यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि कोई दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनके मध्य का कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो क्या कहेंगे कोस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0। यहाँ 0 रखेंगे कोस 90 के स्थान पे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है हमारे पास में। MTR मुझे तुझे रटना है, इसका मीनिंग क्या है उस मीनिंग को आपको याद रखना है। ध्यान से सुनेंगे। यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो इनका अदिश गुणनफल सदैव 0 होता है। अब मैंने यहाँ तीर का चिन्ह नहीं लगाया, क्यों? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इनका कौन सा गुणा कर रहे हैं अपन, अदिश गुणा, और अदिश गुणा से अदिश राशि आती है, इसलिए हम तीर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। हम बात करें यहाँ क्या, हम निर्देशीय अक्षों की बात करें, अक्ष अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष जो कि इस प्रकार से है। इनके अनुदिश इकाई सदिश आई कैप जे कैप और के कैप होते हैं। तो आई कैप और जे कैप भी परस्पर लंबवत है। इसका मतलब है आई कैप डॉट जे कैप बराबर कितना होगा 0 और जे कैप और के कैप भी परस्पर लंबवत हैं। तो जे कैप डॉट के कैप बराबर भी कितना होगा 0 और के कैप और आई कैप भी परस्पर लंबवत हैं। तो के कैप डॉट आई कैप या आई कैप डॉट के कैप बराबर भी कितना होगा 0। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। केस सेकंड बेटा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने को क्वेश्चंस में कहा जाएगा कि दो सदिश आपको दिए हुए होंगे और कहेगा कि दो सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और यदि डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाता है 0 तो हम क्या कह देंगे, अतः दोनों सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। इसके बाद हम केस थर्ड को डिस्कस करते हैं। केस थर्ड, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना हो 180 डिग्री हो तो क्या बनेगा, 180 डिग्री कब बनेगा, डायग्राम से समझें। थीटा बराबर 180 डिग्री, ये वेक्टर बी घूम कर के यहाँ आ जाए इस प्रकार से, तो यहाँ दोनों सदिशों के मध्य का कोण कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का। अभी हमने पढ़ा किसी भी सदिश को हम अंतरिक्ष में कहीं भी घुमा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या होती है, उसका परिमाण और उसकी दिशा बदलनी नहीं चाहिए। तो मैंने वेक्टर बी को यहाँ से उठाया और यहाँ चिपकाया, परिमाण यानी लंबाई भी वही रहनी चाहिए, दिशा यानी तीर का चिन्ह जिधर जा रहा था उधर ही रहना चाहिए। तो यहाँ मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात करूं तो दोनों सदिश कैसे हैं, प्रति समांतर हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो अर्थात दोनों सदिश कैसे हो, प्रति समांतर हो। तो एंगल कितने का होगा 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा -1। हल करें इसको हम तो क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर
वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण cos 180 माइनस 1, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का रिजल्ट आएगा हमारे पास माइनस वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण। प्रिय विद्यार्थियों, ये 3 इंपॉर्टेंट केस होते हैं अदिश गुणनफल के जो हमने डिस्कस किए। इनमें से जो सेकंड केस है डॉट प्रोडक्ट जिसमें 0 आया था, वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, उसको हम याद रखेंगे। अब हमें ये तो पढ़ चुके हैं अदिश गुणनफल, बट हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि हम 2 सदिशों का अदिश गुणनफल करते कैसे हैं। मान लीजिए आपके पास 2 सदिश हैं, एग्जाम में आपको देगा, यहाँ हमें मान के चलना पड़ेगा। मान लीजिए 2 सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हैं। वेक्टर ए इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप हो, तो इनका अदिश गुणनफल क्या होगा? वेक्टर a डॉट वेक्टर b। कैसे करेंगे देखें। वेक्टर a के स्थान पे वेक्टर a रखेंगे, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप डॉट वेक्टर बी a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब इनका अदिश गुणा कैसे करेंगे? पहले a1 i कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तीनों के साथ, इसी प्रकार b1 और c1 k कैप का करेंगे। तो क्या बनेगा देखें ध्यान से, a1 a2 i कैप डॉट i कैप प्लस a1 b2 i कैप डॉट j कैप प्लस a1 c2 i कैप डॉट k कैप प्लस b1 j कैप का करेंगे इसी प्रकार b1 a2 j कैप डॉट i कैप प्लस b1 b2 j कैप डॉट j कैप प्लस b1 c2 j कैप डॉट k कैप प्लस c1 k कैप का करेंगे c1 a2 k कैप डॉट i कैप प्लस c1 b2 k कैप डॉट j कैप प्लस c1 c2 k कैप डॉट k कैप। बड़ा सा हो रहा है, चिंता ना करें, ऐसा नहीं करेंगे अपन, पहले समझ लें इसको। i कैप डॉट i कैप का मान 1, तो क्या बन गया ये a1 a2 प्लस i कैप डॉट j कैप 0 0 i कैप डॉट k कैप 0 j कैप डॉट i कैप 0 j कैप डॉट j कैप 1, तो क्या बच गया प्लस b1 b2 प्लस j कैप डॉट k कैप 0 k कैप डॉट i कैप 0 k कैप डॉट j कैप ये भी 0 k कैप डॉट k कैप 1। तो बेटा जी करना तो ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, और यहाँ हमने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से देख लिया, छोटा सा बन रहा है। तो रिजल्ट क्या बना ये तो समझने के लिए था, हमें आगे से यही याद रखना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। a1 i कैप का गुणांक, a2 i कैप का गुणांक, i कैप के गुणांक को i कैप के गुणांक से गुणा करेंगे प्लस j कैप के गुणांक को j कैप के गुणांक से गुणा करेंगे प्लस k कैप के गुणांक को k कैप के गुणांक से गुणा करेंगे। तो अदिश गुणनफल करना बहुत ही आसान हो गया। अब हम बात करें कि मैं यदि वेक्टर b को cos थीटा का मान यदि मैं निकालना चाहूँ यहाँ से, तो हमने cos थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था अभी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर a का परिमाण वेक्टर b का परिमाण। वैल्यूज रखें इसमें, दिस इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टा वेक्टर a का परिमाण, इसका परिमाण क्या होगा, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, वेक्टर b का परिमाण अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर।
तो कोस थीटा का एक दूसरा फॉर्मूला और मिल गया अपने को, कोस थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसको हम दिक कोसाइन के पदों में भी चेंज कर सकते हैं। हमने पढ़ा था L इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ a1 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर में क्या खास बात देख रहे हो, 1 आ रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ध्यान दें, इसको हम क्या कह देंगे L1 और a2 अपॉन ये क्या बन जाएगा L2 प्लस इसी प्रकार से क्या बनेगा M1 M2 प्लस N1 N2। ये भी कोस थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन किसके पदों में, दिक कोसाइन के पदों में। यदि हमें दो सदिशों के दिक कोसाइन ज्ञात हो तो उनकी सहायता से हम कोस थीटा का जो मान है वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या हो गया, कोस थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। हमने कोण की बात की, अब हम क्रम को चेंज करके देखते हैं क्या कोई फर्क पड़ता है। वेक्टर b डॉट वेक्टर a का मान निकालें, तो वेक्टर b पहले है तो वेक्टर b पहले रखेंगे, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप डॉट वेक्टर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। अदिश गुणा कैसे करते हैं, i कैप के गुणांक को i कैप के गुणांक से a2 a1 प्लस j कैप के गुणांक को j कैप के गुणांक से b2 b1 प्लस k कैप के गुणांक को k कैप के गुणांक से c2 c1। हम जानते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारी अदिश राशियां हैं, और अदिश राशियों का गुणनफल तो क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। तो हम चाहे 4 गुणा 3 कहें चाहे 3 गुणा 4, उसका मतलब एक ही होता है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और ये तो क्या था हमारे पास में वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो हमने क्या देखा कि वेक्टर b डॉट वेक्टर a किसके बराबर आता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b के। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल रहा है कि यहाँ वेक्टर b पहले था उसको बाद में ले गए, यहाँ वेक्टर a बाद में है इसको पहले ले आए। अरे आप क्रम को छेड़ो, क्रम को छेड़ो और क्रम आपको कुछ ना कहे, इसका मतलब ये होता है कि क्रम विनिमय नियम की पालना होती है। और यदि क्रम कहे यानी माइनस का चिन्ह ले आए तब क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं होती है। तो यहाँ क्रम को चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, किसकी पालना करता है, ये क्रम विनिमय नियम कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर b डॉट वेक्टर a को हम क्या लिख सकते हैं बेटा जी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो बताइए वेक्टर c डॉट वेक्टर b को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्रम बदल दो, वेक्टर b डॉट वेक्टर c, और वेक्टर c डॉट वेक्टर a को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर c। बेटा जी याद रखना है 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ये बात काम में आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हमने अदिश गुणनफल की थ्योरी पढ़ी जिसमें बेसिक जानकारी ली, उसके केस पढ़े, अदिश गुणनफल करते कैसे हैं इसके बारे में जानकारी ली। अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे प्रक्षेप। प्रक्षेप का अर्थ क्या है, प्रोजेक्शन। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और पीछे से सनलाइट आती है, सूर्य का प्रकाश, तो आप क्या देखेंगे, आपने भी देखा है कि मेरी जो छाया है वो जमीन पर बनेगी।
तो जो छाया जमीन पर बन रही है वो मेरा प्रक्षेप है। तो प्रक्षेप का अर्थ है छाया या लंबाई, उसकी कोई ना कोई लंबाई होगी। तो याद रखिएगा लंबाई का कोई ना कोई मात्रक अवश्य होता है। तो प्रक्षेप के क्वेश्चन को हल करते समय जो वैल्यू आती है उसके आगे इकाई लिखना ना भूलें, वरना आपको गिफ्ट मिलेगा -1/4। तो इस पे आधारित बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 नंबर के अंदर, और उसमें 2 प्रकार की लैंग्वेज देता है। मैं दोनों प्रकार की लैंग्वेज को डिस्कस कर रहा हूँ। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, सेकंड वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। अब बेटा हम अदिश गुणनफल पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इनका अदिश गुणा तो करेंगे, और इसके बाद की बात आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अरे एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है? क्योंकि उसके क्या लगे हैं? पंख लगे हैं। पंख को क्या बोलते हैं? पर। हिंदी में क्या यूज करते हैं उसके लिए? पर। अगर मैं उसके पर काट दूं तो क्या होगा? हाँ, नीचे गिर जाएगा सर, बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। तो मेरी बात याद रखना, जिसके साथ पर लगा है उसके पर काट दो, नीचे बैठ जाएगा। बताओ भाई किसके साथ पर लगा है? बोले सर वेक्टर बी के साथ लाग रहे। इका पर कौन सा ही बेटा? वो क्या उछल रहे? बोले मैं सदिश हूँ। के हूँ? सदिश हूँ। तो कौन सा पंख लाग रहे है क्या सदिश बढ़ावा के लिए? तीर को चिन्ह। इसका तीर का चिन्ह काट दो, इसके पर काट दो। जिसके साथ पर लगा है उसके पर काट दो, नीचे बैठ जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा? बी। और बी का मतलब है वेक्टर बी का परिमाण। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट, ध्यान दे, वेक्टर बी बट्टा वेक्टर बी का परिमाण, बी कैप। यहां आप बताएंगे, बोलो भाई किसके साथ पर है? बोलो सर वेक्टर ए के साथ पर लाग रहे, तो पर काट दो, नीचा ना जैसी ए, वेक्टर ए का परिमाण। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का परिमाण ए कैप डॉट क्या बच गया? बी वेक्टर। तो प्रक्षेप का क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। याद इतना ही रखना है, जिसके साथ पर लगा है उसके पर काट दो, कहाँ बैठ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। ये आपके लिए वेक्टर का पहला मेरा फंडा। आगे बहुत 3 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे फंडे मिलने वाले हैं आपको। बेटा ये यहाँ अदिश गुणनफल की थ्योरी कंप्लीट होती है। अब 2 मिनट हम चर्चा कर लेते हैं। मुझे उम्मीद आप स्वस्थ हैं, और मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे होंगे। और आप तो जानते हैं मुझे वही विद्यार्थी सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी हों। तो आप समझ गए होंगे कि आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से घर पे पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं जो कि PDF के रूप में आपको मिल रहे हैं। नोट्स बनाने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस, लगभग 90% क्वेश्चन मैं ही सोल्व कर देता हूँ, 10% मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, वो आप करेंगे। साथ ही मैं हमेशा वेक्टर को पढ़ाते समय एक बात अवश्य कहता हूँ, वेक्टर और इसके आगे वाला चैप्टर जो इसके बाद पढ़ेंगे हम 3D, दोनों ही थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, थ्योरी से संबंधित चैप्टर है। जिसको थ्योरी आती है उसको सब कुछ आता है, और जिसको थ्योरी नहीं आती उसको कुछ भी नहीं आता है, ये वास्तविक है। तो आप इसकी थ्योरी को अच्छे से समझते हुए याद रखिएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। पर मेरी कंडीशन एक ही है, शर्त एक ही है
क्या? आपको थ्योरी आनी चाहिए। अगर आप थ्योरी अच्छे से याद करेंगे तो नो डाउट आपके, जैसे पहले की हम बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में 7 नंबर का टॉपिक हुआ करता था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके 7/7 मार्क्स होंगे। आज के नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे जो कम से कम 2 या 3 दिन चलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। याद रखिए थ्योरी अच्छे से याद रखनी है। फिर मिलते हैं।